हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरी कोट चिनार से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को हमारे द्वारा जो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगातार डिस्कस किया जा रहा है। कृपया आप लोग इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर आपको विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो है, जैसे डी फार्मा है, एनएम जेएनएम जो बच्चे कर रहे हैं उनकी नौकरी के लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लगातार आप लोगों के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग उससे हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम करवाते हैं कि भ्रूण जो होता है, जिसको बोलते हैं, हम एम्ब्रियो की बात करते हैं, भ्रूण की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो भ्रूण के अंगों की स्पष्ट हरकत कब महसूस की जाती है? देखिए, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तो उसके जो अंगों की हरकत जो होती है वो कौन से सप्ताह में या कौन से मंथ में जो है ऑब्जर्व किया जाता है? तो 20वें सप्ताह में, 20 सप्ताह में भ्रूण जो होता है उसके जो अंग होते हैं उसकी स्पष्ट हरकत जो है वो महसूस की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 20 सप्ताह, यानी आप इसको याद कर लीजिए कि 20 सप्ताह, 20 वीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने हम डालते हैं आपके समक्ष। भ्रूण के हृदय की गति प्रति मिनट होती है, जो एम्ब्रियो होती है उसका जो है प्रति मिनट जो है हृदय की गति कितनी होती है? देखिए, उसकी जो हृदय की गति होती है 120 से लेकर के 140 पर मिनट। कितना होता है? 120 से लेकर के 140 मिनट तक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, भ्रूण यानी एम्ब्रियो में हृदय की गति कब सुनी जाती है? देखिए, एम्ब्रियो का जो हृदय की गति है यानी हार्ट का जो रेट है वो जो है 18 से 20वें सप्ताह में, 18 से 20वें सप्ताह में यानी 18 to 20 वीक में सुनी जाती है। तो दो क्वेश्चन आपको 20वें सप्ताह में, एक तो आपको जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसका जो है अगर वो मूवमेंट करता है तो आपको 20वें सप्ताह में पता चलता है, और दूसरा जो उसके हृदय की जो गति है यानी हृदय का जो लय है, लब डब, ये जो आवाज़ है, इस चीज़ को आप गति आप कह सकते हैं। बिल्कुल आप 18 से 20वें सप्ताह में आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे पता लगाएं कि शिशु का जन्म कब होगा? आप बताइए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता लगाएं? देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब है, यानी कि LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP प्लस 7 दिन और प्लस 9 महीना आपको अपने आप आ जाएगा कि जो है बच्चे का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब है। EDD जिसको बोलते हैं, EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे का डेथ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? LMP यानी अंतिम माहवारी का दिनांक, लास्ट में मतलब सबसे लास्ट में कब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, प्लस 7 दिन यानी 7 दिन और प्लस 9 मंथ। ऐसा करके अगर आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि शिशु का जन्म कब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है? जन्म के समय बच्चों का अगर वजन सामान्यतः देखा जाए तो आपको मैंने बताया था कि जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम, 2.5 से 3.5 किलोग्राम का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। तो 2.5 किलोग्राम का वजन जो है कम से कम बच्चे का होता है, और ये बच्चा जो है हेल्दी के अंतर्गत आता है, यानी कि ये बच्चा स्वस्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है। सामान्यतः वजन की बात ये कर रहा है कि सामान्यतः जन्म के समय बच्चों का कितना वजन होता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं PNC को बोलते हैं प्रीनेटल केयर, यानी प्रसव से पूर्व। PNC एक होता है एंटीनेटल केयर, ANC शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लीजिए, यहीं पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ANC रिफर्स टू एंटीनेटल केयर और PNC रिफर टू क्या हो जाएगा? PNC प्रीनेटल केयर, मतलब कि कह सकते हैं प्रसव पूर्व, प्रसव से पूर्व मतलब अभी डिलीवरी नहीं हुआ उससे पूर्व जो केयर है, उससे पूर्व केयर की बात कर रहे हैं। इस दौरान महिला को रोज कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? देखिए,
जो भोजन ले रही है उसके अलावा भी उसको कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो उसके बच्चा जो उसके भ्रूण में पल रहा है, उसके भ्रूण जो पल रहा है उसके गर्भ में, यूट्रस में जो बच्चा का जो है न्यूट्रिशन जा रहा है, उन सब के लिए उसको 300 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। कितनी कैलोरी? 300 अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्री नेटल केयर या बोलते हैं प्रसव पूर्वोत्तर देखभाल। प्रसव पूर्वोत्तर देखभाल के दौरान गर्भवती महिला को रोज प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? डेली प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है प्रसव से पूर्व महिला को? तो प्रसव से पूर्व महिला को बेटा 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी ग्राम? 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रसव से पहले अगर बात करते हैं तो प्रसव से पहले महिला को जो है 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। पहली आरंभिक नव प्रसव अवधि कितने दिन में होती है? पहली आरंभिक नव प्रसव 7 दिन में होती है। कितने दिन में होती है? 7 दिन में। दूसरी नव प्रसव की अवधि कितनी होती है? 7 से 28 दिन हो सकती है। पहली हो गई और दूसरी हो गई। अब अगला देखते हैं। पहली नव प्रसव की अवधि कितनी होती है? तो 28 दिन होती है। दूसरी नव प्रसव की अवधि कितनी होती है? 28 से 1 वर्ष की आयु तक होती है। इसके अलावा अब और भी हम कुछ आपको क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्तन के प्रति 100 किलोलीटर दूध औसत की अगर कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है तो उसको 70 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो स्तन के प्रति अगर 100 किलोलीटर की दूध की औसत जो है अगर देखा जाए तो उसकी उसमें कितना होता है, या तो उसमें जो है मान के चलिए कि 70 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। अगर इसमें प्रोटीन 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर दूध में कितना प्रोटीन मिलता है? स्तन के प्रति अगर 100 मिलीलीटर दूध से 70 कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है तो 100 मिलीलीटर दूध से औसत प्रोटीन कितना मिलता है? वो प्रोटीन मिलता है 1.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है? 1.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। निम्न में से गर्भ निरोधक की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं। तो निम्न में से गर्भ निरोधक के अस्थायी उपाय है। एक तो संयम से गर्भ निरोधक का उपाय बिल्कुल नहीं है। संयम क्या बरत सकते हैं? बिल्कुल नहीं बरत सकते हैं संयम। दूसरा चीज़ है स्तनपान, बिल्कुल स्तनपान भी नहीं होगा। पुरुष का बंधीकरण, यानी कि पुरुष का अगर बंधीकरण कर दिया जाए। दूसरा क्या है? महिला बंधीकरण, बिल्कुल। नसबंदी, नलबंदी। नलबंदी किसमें होता है? पुरुष में होता है। नसबंदी किसमें होता है? वो होता है स्त्रियों में। नलबंदी में क्या होता है? नलबंदी में जो आपको बताया हमने कि नलबंदी में ये जो पुरुष का जो वीर्य ले जाती है उस नलिका को जो है काट करके लाइगेज कर देते हैं। और फीमेल में क्या करते हैं? फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ऐड करके बांध देते हैं। ठीक है, उसको घुमा करके बांध देते हैं तो महिला बंधित्वकरण हो जाता है। यानी कि अब उसको कोई डर नहीं है। गर्भ निरोधक गोलियां लेने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, हार्मोनल इफ़ेक्ट है जो बॉडी में बहुत ही दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम कि निम्न में से गर्भ निरोधक के अवरोध उपाय हैं। शारीरिक उपाय, बिल्कुल अवरोध डालेंगे। दूसरा चीज़ क्या है? रासायनिक उपाय, रासायनिक उपाय भी अवरोध डालते हैं। तीसरा क्या है? आंतर गर्भाशय उपाय, वो भी है। हार्मोन्स संबंधी उपाय, वो भी है। ये सारे गर्भ निरोधक को अवरोध डालने वाले उपाय हैं। चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लीजिए, फोम लीजिए, जेल लीजिए, जेली लीजिए, कंडोम लीजिए, फीमेल कंडोम लीजिए, कोई भी चीज़, कापर टी लीजिए या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लीजिए। ये सारे चीज़ जो है गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ धारण करने के दृष्टिकोण से अवरोध डालने वाले यानी कि रुकावट करने वाले ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से गर्भ निरोधक के अस्थायी उपाय क्या है? अस्थायी उपाय क्या है? गर्भ निरोधक के अस्थायी उपाय क्या है? देखिए, गर्भ निरोधक के अस्थायी उपाय ये है मैथुन व्यवधान। अगर मैथुन क्रिया के दौरान व्यवधान डाल दिया जाए, सुरक्षित अवधि का ध्यान दिया जाए, परिवार नियोजन की बात की जाए, ये सारी चीज़ें, बिल्कुल ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों।
भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो बनाई गई थी ये अप्रैल 1976 में, अप्रैल 1976 में भारत में जनसंख्या नीति बनाई गई थी। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अप्रैल 1976 में बनाई गई थी। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? ये 1976 में अप्रैल में बनाई गई थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना डॉलर है? प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं और हम डॉलर की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 200 डॉलर की बात कर रहे हैं, लगभग 200। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 200 डॉलर की बात हम कर रहे हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की बात अगर हम करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय लगभग 200 डॉलर है। आगे देखते हैं विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखिए जो विकसित देश हैं वहाँ पर आपको करीब 10,000 अमेरिकन डॉलर, यानी कि 10,000 अमेरिकन डॉलर आपको मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से जनसंख्या वृद्धि की से होने वाली समस्या क्या है? देखिए जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या, एक तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, दूसरी बेरोजगारी में भी वृद्धि होगी, साक्षरता में भी कमी आएगी, और जिससे हमारे देश का या विकास जो है, विकास की दर भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं आपको, IUCD क्या है? IUCD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन कॉपर डिवाइसेस। निम्न में से IUD यानी इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस के प्रकार हैं कौन कौन से? अब देखिए कॉपर टी बिल्कुल है, IUD मतलब हार्मोन छोड़ने वाला इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस बिल्कुल है, लिम्स लूप बिल्कुल है, कॉपर टी भी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि गर्भ निरोधक के शारीरिक उपाय के उदाहरण हैं। गर्भ निरोधक के शारीरिक उपाय के उदाहरण है तो देखिए एक तो कंडोम लगा दीजिए या तो फिर दूसरा डायाफ्राम। ये दोनों जो है गर्भ निरोधक के शारीरिक उपाय के अंतर्गत आते हैं। हम देखते हैं अंडोत्सर्ग, मतलब जो अंडा निकलता है उसके समय शरीर का टेम्परेचर कितना बढ़ता है? तो उस समय शरीर का टेम्परेचर 0.5 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? जब अंडा शरीर से निकलता है या अंडोत्सर्ग फीमेल्स में, यानी ओव्यूलेशन के समय की बात करते हैं, जब फीमेल में ओव्यूलेशन होता है उस समय उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गैर चिकित्सीय IUD है कौन से? देखिए लिम्फ लूप, कॉपर टी, ये और दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो लिम्स लूप है ये गैर चिकित्सीय जो है इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेस है। आगे हम देखते हैं लिम्स लूप का उपयोग किया जाता है। लिम्स लूप का जो उपयोग किया जाता है वो उसमें जो उपयोग किए जाने वाले जो धागे की बात करते हैं वो किससे बना जाता है? उपयोग तो आपको गर्भ निरोधक के रूप में किया जाएगा। और देखते हैं कि अगर इसके अंतर्गत जो धागा है वो या टेल इसका नीचे लटकता रहता है वो क्या होता है? वो लाइनॉल है। क्या है? लाइनॉल से बना हुआ होता है। अगला फिर देखते हैं आदर्श IUD, आदर्श इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ग्राही की विशेषता है। कम से कम देखिए जो भी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो पहली बात इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कब लगाई जाती हैं? तो अगर आप देखते हैं माहवारी की अवधि शुरू होने से 10 दिन के भीतर में ही। दूसरी चीज़ क्या है? अगर प्रसव हुआ है तो उसके 6 से 8 सप्ताह के बाद ही। अगर गर्भपात हुआ है तो गर्भपात के बाद आप लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगर अगला देखते हैं कि IUD के प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो प्रतिकूल प्रभाव IUD के जो निचले हिस्से में पेट के वो जो है वो लोअर एब्डोमेन में आपको पेन मिलेगा, गर्भाशय में भी छेदन सा या पेन सा होगा। इसके साथ साथ ये सारी समस्याएं पेशेंट को रहेगा, अनइजीनेस, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग फीलिंग होती है। अगला देखते हैं कि पात्र युगल 1000 जनसंख्या पर होते हैं।
पात्र युगल 1000 जनसंख्या पर कितने होते हैं? 150 से 180। माला डी में कितनी गोलियां होती हैं? आप जानते हैं माला डी में 28 गोलियां होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माला डी, मालायन, ये सारी चीज़ें। माला डी में साधारण सफ़ेद रंग की कितनी गोलियां होती हैं? ये किसी को जल्दी नहीं पता होता है। जो माला डी क्या है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है। और आपको बताएं कि माला डी में जो सफ़ेद कलर की गोलियां होती हैं वो 21 गोलियां होती हैं। सफ़ेद कलर की गोलियां 21 होती हैं, बाकी वो 7 गोलियां जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। या फिर उसका कह सकते हैं भूरे कलर की होती हैं। अब माला डी में 7 गोलियां किस कलर की होती हैं? भूरे कलर की या रेड कलर की होती हैं। और वो कितनी होती हैं संख्या में? 7 होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये बार बार आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम आप लोगों के सामने। इसके पहले हम देखते हैं भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है या भारत में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस आप सभी को करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला देखिए, जो मोरे समिति की बात कर रहे हैं, एम्स जयपुर और राजस्थान में कह सकते हैं। कई बार ये पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सर मोरे समिति का गठन कब हुआ था। तो हमने भी आपको बताया है कि सर मोरे समिति की गठन जो है 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में सर मोरे का समिति का गठन जो है वो 1943 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में स्टार्ट हुआ था। 1953 में राष्ट्रीय नियंत्रण मलेरिया कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। इरिडिकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम कब हुआ था? 1953 में इस प्रोग्राम की कार्यक्रम की नींव डाली गई थी। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब हुआ था? तो 50 इसमें जो है 8 में हुआ था। 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब शहरों में मलेरिया कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? ये शहरों में जो मलेरिया का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है वो 1971 में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया दोस्तों? 1971 में इसका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के समक्ष फिर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन कब किया गया था? मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन कब शुरू किया गया था? मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन कब शुरू किया गया था? तो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन ये 1977 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन कब स्टार्ट किया गया था? तो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन 1977 में स्टार्ट किया गया था। अगला देखते हैं कि मलेरिया एक्शन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। जो मलेरिया एक्शन प्रोग्राम है 1955 में 1955 में मलेरिया एक्शन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन फिर आपसे करवाते हैं कि उन्नत मलेरिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। उन्नत मलेरिया कार्यक्रम जो हुआ था वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1997 में उन्नत मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम 2005 में स्टार्ट किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया सप्ताह कब से कब का होता है। देखिए, मलेरिया सप्ताह मई में होता है। 1 से लेकर 7 मई तक एंटी मलेरिया वीक्स मनाए जाते हैं, यानी कि मलेरिया सप्ताह मनाया जाता है। तो मलेरिया सप्ताह कब मनाया जाता है? मई में मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 तारीख तक आपको एंटी मलेरिया सप्ताह मनाया जाता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम
ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं। ये 1960, 1962, 1965, 1917। देखिए 1962 में 1962 में राष्ट्रीय यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस का जो नियंत्रण का कार्यक्रम है वो 1962 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आयोडीन की बात करते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा हो जाता है। आयोडीन की कमी से जो संबंधित रोग है आईडीडी का कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? ये भी 1962 में। राष्ट्रीय क्षय रोग के साथ में इसका भी आयोडीन से संबंधित जो कार्यक्रम है भारत में वो भी 1962 में स्टार्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो ये राष्ट्रीय कुष्ठ रोग यानी नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो 1955 में नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1955 में। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1983 में 1983 में जो है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये आपको होगा, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम जो है वो 1955 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन अगर इसके निर्मूलन कार्यक्रम की बात करते हैं हम तो ये है 1983 में स्टार्ट किया गया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि डायरियल रोग के नियंत्रण का कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? तो 1978 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीपीटी जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिस्नेट, पोलियो की बात कर रहे हैं, काली खांसी, टेटेनस के विरुद्ध टीकाकरण का विस्तार का कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? तो ये कार्यक्रम बेटा आप लोगों को 1974 में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया, काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया गया। यानी डीपीटी, पोलियो और जो काली खांसी है, टिटनेस है, इसके विरुद्ध जो इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है वो आप सभी को, और इसका विस्तार जो किया गया है ये आपको 1974 में किया गया, 1974 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? एक्सपेंडेड प्रोग्राम अगर और भी विस्तृत रूप से देखा जाए तो 1974 में अभी मैंने बताया कि इसका विस्तार हुआ, इसके बाद 1974 के बाद ही ये स्टार्ट हुआ है। यानी इसका ऑप्शन जो है 76, 78, 74, 70, 80, तो 80 होगा नहीं, 74 है नहीं, 76 है नहीं। 1978 में इसका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया गया था, बहुत ही विस्तृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूआईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल माने पूरे यूनिवर्स को, जो कि WHO और यूनिसेफ के माध्यम से अपना प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या होगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर 19 नवंबर 1885 में, 19 नवंबर 1885 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 में 9 दिसंबर 1955, याद कर लीजिए 1955 की बहिया आई हुई थी, उस बहिया से याद कर लीजिए कि उस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी सारे। तो 1955 यानी कि 9 दिसंबर 1955। कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिक तरीके से याद करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। तो पल्स पोलियो PPI यानी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब शुरू किया गया था? 9 दिसंबर 1955 को, बार बार आप इसको रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कब रखा गया? ये 1978 में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। अगला देखते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्र स्तर पर कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्र स्तर पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है 1952 में, 1952 में स्टार्ट किया गया दोस्तों। अगला देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में
स्वास्थ्य मंत्रालय में परिवार नियोजन विभाग कब स्थापित किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय में परिवार नियोजन का विभाग जो स्थापित किया गया है वो 1966 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1966 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया पोस्टमार्टम प्रोग्राम कब किया गया? तो 1970 में। ऑल इंडिया पोस्टमार्टम प्रोग्राम कब किया गया? आपको 1970 में स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में यह पारित किया गया था। कब पारित? MTP एक्ट इसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। MTP एक्ट का अधिनियम कब लिया गया था? ये 1972 MTP एक्ट के अंतर्गत लिया गया था। अगला देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? तो 1976 में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1976 में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार हुई? तो 1982 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार कर गई? ये 1982 में तैयार की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 1982 में जो तैयार किया गया उसको संसद ने कब मंजूरी दी है? एक साल बाद तुरंत मंजूरी दे दिया। 1983 में दोस्तों उसको मंजूरी दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं। नहीं थक रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आप कुछ कर दिखाइए हमको जिताने के लिए। यानी कि मैं कह रहा हूँ, मैं आप जीतेंगे मैं जीतूंगा। आप ये वादा करिए आज कि आज इतने क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इतनी बार इस वीडियो को देखेंगे कि खूब लाइक करेंगे, खूब शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, जिससे हमारे साथ साथ आप भी कहीं से अच्छे से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत कहीं अच्छे डिस्ट्रिक्ट में सब अपने आप को अपना एक स्थान बनाएं नेशनल हेल्थ मिशन के किसी प्रोग्राम में, और अपनी सहभागिता स्वास्थ्य एज ए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप दीजिए, एज ए डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, NM के रूप में, JNM के रूप में, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, CHO के रूप में, या फिर आप के फार्मासिस्ट के रूप में, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के रूप में, लैब टेक्नीशियन का हर रोल इसमें बहुत अहम भूमिका अपना अदा करता है। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि कोविड-19 के दौरान में आपने हर एक वर्कर का कितना, मेडिकल वर्कर का कितना महत्व आपने देखा कि ऐसी आपदा आई, ऐसी आपदा अभी भी चल रही है जिससे हम सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो कृपया हम इस वीडियो से आपको अनुरोध है कि आप कहीं भी निकलें तो मास्क सैनिटाइजर जरूर लें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर अभी भी पालन करिए। हमारे वीडियो को देखिए, ऑनलाइन आप ही लोग के लिए हम लगातार इतना मेहनत करते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप ये चैनल को देखते रहिए। आगे फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं, आयोडीन की कमी से जो घेगा हो जाता है, इसका कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1962 में शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, ORL जो सॉल्यूशन होता है उनमें क्या नहीं शामिल होता है? देखिए ORL सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड शामिल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी शामिल होता है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, लेकिन पोटेशियम सल्फेट बिल्कुल नहीं होता है। सभी टीकों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का ध्यान रखना चाहिए, और कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जननी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जननी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो शुरू हुआ था 25 अक्टूबर 1997 को जननी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। अगला देखते हैं, दोपहर का भोजन कार्यक्रम, वही मिड डे मील की बात करते हैं। चेन्नई में कब स्टार्ट हुआ था? तो चेन्नई में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम मिड डे मील जो है 1956 में स्टार्ट हुआ था। बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। 1956 में मिड डे मील का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन आप सभी को फिर करवाते हैं कि राष्ट्रीय गलगंड मतलब घेघे की बात कर रहा है। राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम भारत ने कब स्टार्ट किया था? 1962 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल की शुरुआत कब की गई थी? ये इसकी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत जो है ये 1986 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्ताल्पता राष्ट्रीय रक्ताल्पता रोग रोधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये आपका कार्यक्रम 1970 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। अगला देखते हैं, संगठित बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? संगठित बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में किया गया था। विटामिन ए रोग रोधन कार्यक्रम को परिवार कल्याण मंत्रालय ने कब प्रारंभ किया था? ये 1970 में स्टार्ट किया था। अब जो पोषण कार्यक्रम की बात करते हैं, पोषण कार्यक्रम बच्चों में पोषण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था? 1917 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अगला देखते हैं हम, भारत जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था भारत में? तो ये शुरू किया गया था 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय गिनी कृमि निर्मूलन कार्यक्रम कब किया गया था? तो ये 1882 से लेकर के 1884 में स्टार्ट किया गया था, जो कि राष्ट्रीय जो है गिनी कृमि निर्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1982 से लेकर के 1984 तक स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति स्वच्छता दशक कब स्टार्ट किया था? कब स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट जो किया था 1971 में। भारत में एड्स के पहले मरीज का कब पता चला? एड्स के पहले मरीज का पता 1986 में पता चला। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को आज हमने करवाया इस वीडियो के अंतर्गत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं, डी फार्मा की तैयारी करा रहे हैं, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी की तैयारी करा रहे हैं, सारे संदर्भ में एएनएम, जेएनएम, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, एसटीएस, एसटीएलएस, टीबी, एचबी, टीबी, एचआईवी, सारे लोगों की तैयारी करा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। आप सभी लोग हमारा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।